प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 5 की पुस्तक पर्यावरण अध्ययन का अध्याय नंबर 18वां तरह तरह के घर। जैसे कुछ कच्चे मकान होते हैं, कुछ पक्के मकान होते हैं, कुछ मकान एक मंजिला होता है और कुछ बहुमंजिले मकान होते हैं। लेकिन इन मकानों को बनाने के लिए कई प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है और उसके बाद जब मकान बनता है तो बड़ा आकर्षक दिखाई देता है। अब आप सोचकर बताइए कि अपने आसपास के मकानों को देखिए और बताइए कि इन मकानों को बनाने के लिए किस किस प्रकार की सामग्री का उपयोग हुआ होगा। तो हमारे आसपास जो मकान बने हुए हैं उनको बनाने के लिए पत्थर, ईंट, मिट्टी, सीमेंट, लोहे का सरिया तथा लकड़ी आदि का उपयोग हुआ होगा। अब ये सामग्री आपके यहाँ कहाँ-कहाँ मिलती है? तो ये सामग्री बिल्डिंग मटेरियल की दुकानों पर मिलती हैं। इनकी छतें कैसी होती है? अधिकांश आरसीसी की छतें होती हैं और जहाँ पर पत्थर अधिक होते हैं वह पत्थर की पट्टियों की छतें होती हैं। अब अगला प्रश्न है कि मकान बनाने के लिए कौन-कौन सी सामग्री का उपयोग होता है? तो ये चूना, पत्थर, सीमेंट, बजरी, लोहे का सरिया ये हमने पहले ही अध्ययन कर दिया है। अब प्रश्न संख्या 5वां है कि आपका मकान सर्दी, गर्मी, बरसात में आपको कैसे बचाता है? तो हमारा जो मकान है वो सर्दी, गर्मी, बरसात के प्रभाव को रोककर हमें बचाता है। प्रश्न संख्या 6, आपके मकान में शुद्ध हवा एवं शुद्ध रोशनी की क्या सुविधाएं हैं? तो हमारे मकान में शुद्ध हवा और रोशनी के लिए दरवाजे, खिड़कियां आदि की सुविधाएं हैं और कच्चा मकान और पक्का मकान कैसा भी हो, सभी के अंदर पर्याप्त मात्रा में रोशनी की आवश्यकता होती रहती है। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए। अब आप बताइए कि आपने अपने विद्यालय भवन को देखा होगा, उसमें दरवाजे और खिड़कियां आमने सामने होगी जिससे रोशनी के साथ साथ शुद्ध हवा का भी आवागमन होता है। अब देखिए कुछ प्रश्न और कुछ चित्र हैं। देखिए चित्र, सबसे पहले रेगिस्तानी मकानों के चित्र किस प्रकार से बनाए गए हैं। ये रेगिस्तानी मकानों के चित्र हैं और ये चित्र हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का चित्र है और ये बहुमंजिले मकानों का चित्र है। ये किस प्रकार के बने होते हैं और क्यों बनाए जाते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए कि कुछ मकानों की छतें कवेलू, कवेलू का मतलब होता है कपरेल, तो कवेलू की और बांस की बनी हुई होती हैं। इन मकानों में रहने वाले लोगों को क्या क्या सुविधाएं रहती हैं? तो इन मकानों में शुद्ध हवा एवं रोशनी पर्याप्त मात्रा में होती हैं तथा यह घर बहुत ही सस्ते होते हैं। इनमें रहने वाले लोग सर्दी, गर्मी एवं बरसात में बड़ी आसानी से बचाव कर सकते हैं और कपरेल की छतें ढालू होती हैं जिन पर रेगिस्तानी इलाकों में धूल भी नहीं जमती है। अब प्रश्न संख्या 2 कि रेगिस्तानी इलाकों में धूल भरी आंधियां चलती रहती हैं, ऐसे में ढालू छतें किस प्रकार मदद करती हैं? तो रेगिस्तानी इलाकों में धूल भरी जो आंधियां चलती हैं, ऐसे में ढालू छतें होने का कारण है कि धूल के कण मकानों की छतों पर टिके नहीं। अब प्रश्न संख्या 3, मकान बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री आपके क्षेत्र में मिलती है एवं कौन कौन सी सामग्री दूसरे क्षेत्रों से आपके यहाँ लानी पड़ती है। तो देखिए
मकान बनाने के लिए पत्थर, कंक्रीट, बजरी हमारे क्षेत्र में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं तथा लोहे का सरिया और कुछ मटेरियल हमारे यहाँ दूसरे गांव से या दूसरे शहर से आते हैं। अब एक चित्र देखिए, जो कारीगर है कुछ बना रहा है, कोई भवन बना रहा है, उसका एक चित्र है। ये जो कारीगर है ये मकान को या कुछ भवन बना रहा है और ये जो श्रमिक है जो इनको सामान ला कर दे रहे हैं, जैसे बजरी, सीमेंट, इनका मसाला आदि। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। अब आगे देखिए, जिन स्थानों पर पत्थर आसानी से मिल जाते हैं वहां मकान की छतें वह पत्थर की बनाई जाती हैं और दीवारें भी पत्थर की बनाई जाती है, क्योंकि पत्थर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जहां पर ये पत्थर नहीं मिलते वहां पर मिट्टी व ईंटों की दीवारें बनाई जाती हैं। लेकिन आजकल तो लोहे के सरियों के ढांचे से सीमेंट व कंक्रीट डालकर भी छतें बनाई जाती हैं और उसे हम क्या कहते हैं, आरसीसी की छत कहते हैं। अब देखिए, जंगलों के आसपास एवं पहाड़ी इलाकों में जो पेड़ पौधे अधिक होते हैं और मकान बनाने के लिए उन जगहों पर लकड़ी का उपयोग अधिक होता है। आजकल कुछ लोग रोजगार के लिए गांवों से शहर की ओर पलायन करते हैं, जिससे शहरों में जमीन कम और लोगों की संख्या अधिक हो जाती है। लेकिन रहने के लिए मकान तो सभी को चाहिए और मकान पास पास में ही बनाए जाते हैं और इसी कारण बड़े शहरों में बहुमंजिला मकान भी बनाने पड़ते हैं। अब दिए गए चित्रों में बहुमंजिले मकान का भी चित्र दिखाया गया है। इनमें मकान की छत एक ही होती है और इसी प्रकार सीढ़ियों व लिफ्ट का उपयोग भी सामूहिक रूप से किया जाता है। अब आपने समझा होगा बहुमंजिले मकान और कच्चे मकान, पक्के मकान आदि के बारे में आपने समझा होगा। अब ये कुछ प्रश्न हैं कि कुछ लोग गांव से शहर में आकर क्यों रहते होंगे? उनके पास गांव के अंदर भी रहने के लिए घर हैं, जगह है, मगर वो शहर में क्यों आते हैं? तो शहर में आने का उनका कारण है उच्च शिक्षा, इलाज, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं के लिए गांव से शहर में आकर रहते होंगे। अब प्रश्न संख्या दूसरा है कि शहर में बहुमंजिला मकान क्यों बनाए जाते हैं? तो आजकल लोग रोजगार के लिए गांवों से शहर की ओर पलायन करते हैं और जिससे शहरों में जमीन कम होती है और लोग अधिक हो जाते हैं और रहने के लिए मकान सभी को चाहिए। इसीलिए शहर में जो रहने के लिए मकान है उन्हें बहुमंजिला मकान बनाकर दिए जाते हैं या बनाने पड़ते हैं। अब आगे प्रश्न संख्या तीसरा, शहर में जमीन की कमी का भवनों के आकार और विस्तार पर क्या प्रभाव पड़ता होगा या हमें उसका क्या प्रभाव दिखाई देता होगा? तो शहर में जमीन की कमी से भवनों का आकार छोटा तथा विस्तार या सीमित मात्रा में होता है, जिससे बहुमंजिले मकान बनाने पड़ते हैं। अब देखिए आगे प्रश्न संख्या 4, बहुमंजिला जो मकान है उसमें रहने वाले लोगों को क्या क्या सुविधाएं रहती होगी? क्योंकि उनकी छत एक है, उनकी आवाज आने जाने के लिए सीढ़ियाँ एक हैं, लिफ्ट एक हैं, तो उनको सुविधाएं क्या क्या मिलती होगी और वो कैसे रहते होंगे? तो बहुमंजिले मकान में जो एक साथ कई परिवार रहते हैं वे एक दूसरे की सहायता करते हैं,
तथा सभी लोगों को एक साथ पानी, बिजली आदि की सुविधाएं भी सरलता से उपलब्ध हो जाती हैं और उन्हें सुविधा सुविधा और सुरक्षा भी मिलती रहती हैं। अब आगे प्रश्न संख्या 5वां है कि बहुमंजिला मकान में सभी मकानों की छतें एक ही होती हैं और वे सभी एक छत का उपयोग किस प्रकार से करते होंगे? तो वे सभी एक छत का उपयोग सामूहिक रूप से करते हैं और जैसे उत्सव, त्योहार, शादी समारोह आदि में एक ही छत का उपयोग करते हैं और सामूहिक रूप से करते हैं। अब आगे है कि सभी सुविधाओं से युक्त मकान बनाने के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। लोग मकान अपनी आवश्यकता एवं क्षमता अनुसार बनाते हैं। तभी तो कुछ मकान छोटे बड़े तथा कुछ कच्चे पक्के मकान भी होते हैं। लेकिन सरकार द्वारा भी सुविधा युक्त मकान बनाकर दिए जाते हैं जिनका भुगतान हमें छोटी छोटी किस्तों में करना पड़ता है। यानी कि थोड़ी थोड़ी किस्तों में हमें हर महीने कुछ पैसा देकर उसका भुगतान करना पड़ता है। और इसी प्रकार सभी को अपनी आवश्यकता एवं क्षमता अनुसार मकान मिल जाता है और हमारे राज्य में भी हाउसिंग बोर्ड इस प्रकार के मकान बनाकर देता है। अब सोचिए और बताइए कि अगर हमारी मूलभूत आवश्यकता है, जिसके पास खुद का घर नहीं होता है, वे क्या करते होंगे? तो जिनके पास खुद का मकान नहीं होता, वह रैन बसेरा व किराए के मकान में रहते होंगे। अब अपने पास नया पैराग्राफ आया है कि सामूहिक घर ये रैन बसेरा क्या होता है? तो सरकार द्वारा बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था करती है। जैसे जहां उन्हें सुविधाएं, पानी, पीने के लिए साफ पानी, पहनने के लिए कपड़ा, ओढ़ने के लिए कपड़ा, बिछाने के लिए कपड़ा, सामान रखने के लिए अलमारी, शौचालय, प्राथमिक उपचार, मनोरंजन के साथ साथ टेलीविजन निःशुल्क उपलब्ध होते हैं और बेघर लोगों के लिए बनाए गए इन रैन बसेरों को पूरे वर्ष 24 घंटे खुला रखा जाता है। यानी किसी भी समय वो जाकर रह सकते हैं और रैन बसेरा जहाँ बना होता है वह ज़्यादातर सार्वजनिक स्थलों पर ही बना होता है। जैसे बस स्टैंड के पास, रेलवे स्टेशन के पास आदि जगहों पर बनाए जाते हैं। अब आप पता कीजिए और बताइए कि आपके आसपास कहीं रैन बसेरा हो तो पता करो कि क्या लोग उनका उपयोग कर रहे हैं। तो जी हाँ, हमारे आसपास जो रैन बसेरा बने हुए हैं वहाँ पर लोग उनका उपयोग कर रहे हैं। अब प्रश्न संख्या 2 है कि वहाँ क्या क्या सुविधाएं होती। तो जैसा हमने ऊपर पढ़ा है, पीने के लिए साफ पानी, पहनने के लिए कपड़ा, ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़ा, सामान रखने के लिए अलमारी, शौचालय, प्राथमिक उपचार, मनोरंजन के साधन, टेलीविजन आदि निःशुल्क उपलब्ध होते हैं जिनका वह उपयोग कर सकते हैं। अब आगे हैं आपके क्षेत्र में कौन कौन सी जगह या भवन है जिनका उपयोग सभी करते हैं। तो हमारे क्षेत्र में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बड़े जो मंदिर हैं उनके आसपास ऐसे मंदिर बने हुए हैं, ऐसे बड़े बड़ी जगह बनी हुई हैं जहाँ पर लोग रैन बसेरों का उपयोग करते हैं और इसके अतिरिक्त और सार्वजनिक स्थान है, पार्क हैं आदि जगहों पर भी उपयोग करते हैं। अब अपने पास नया पैराग्राफ एक आया है, उसका नाम है
भारत के विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के मकान। विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के मकान कैसे होते हैं। जैसे हमारा जो भारत देश है वो बहुत बड़ा विशाल देश है और हमारे देश भारत में भौगोलिक विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे कहीं तो बड़े बड़े पहाड़ हैं, कहीं पर बड़े बड़े मैदान हैं, कहीं पर अधिक वर्षा होती है, कहीं पर कहीं मरुस्थलीय हैं और अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के मौसम के अनुसार मकान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब आओ देखें कुछ विशेष प्रकार के मकान। यानी जब भारत में अपने विविधता पाई जाती है तो कहीं अधिक बारिश होती है तो कहीं कम बारिश होती है, कहीं बड़े बड़े मैदान हैं तो कहीं छोटे छोटे पहाड़ भी हैं, कहीं बड़े बड़े पहाड़ हैं तो कहीं रेगिस्तान है। इसके बाद में भी लोग किस प्रकार से रहते होंगे और उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे समुद्र तटीय के पास जो लोग रहते हैं वो किस प्रकार से रहते होंगे और अपने रहने के लिए जो मकान बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाते होंगे। तो भारत का जो मानचित्र देखिए उसके तीनों ओर क्या है, समुद्र है। अब कौन सा समुद्र है आपने आगे छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, कक्षा 4 में पढ़ा होगा कि अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी जो मानचित्र में आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा। और हमारे देश में कई शहर या गांव समुद्र तट से जुड़े हुए हैं या उनके पास बसे हुए हैं। जैसे पानी में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, समुद्री तूफान भी आते हैं, यहाँ कभी कभी बरसात भी अधिक होती है और बरसात अधिक होने के कारण बाढ़ भी आती है और फिर भी वह उनके अनुकूल रहते हैं। अब नीचे ही समुद्र तट की किसी गांव के घर का एक चित्र दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। ये देखिए जो चित्र है ये समुद्री तट के पास जो चित्र दिया हुआ है, ये एक मकान झोपड़ी बनाई हुई है। ये किस प्रकार की आरसीसी की छत है नहीं, सीमेंट ककरी बजरी की मकान बनाया हुआ नहीं है। ये किस प्रकार का है इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। अब देखिए और बताइए कि यहाँ जो मकान की दीवार है वो मिट्टी की ही बनी हो तो क्या होगा। अगर ये जो मकान है इसकी अगर दीवारें मिट्टी की बने तो क्या होगा। समुद्र तट पर मकान की दीवारें मिट्टी की ही बनी होगी तो समुद्र तूफान तथा तेज बारिश आने पर वह गल के नष्ट हो जाते हैं, यानी वो बिखर जाते हैं। और समुद्री तटीय मकानों को बनाने में लकड़ियों का उपयोग ज़्यादा होता है और वह क्यों होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो समुद्री तटीय घरों के आसपास जंगल अधिक होने के कारण लकड़ी का उपयोग अधिक होता है क्योंकि लकड़ी बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। अब प्रश्न संख्या 3, हमारे आसपास जंगल कम हो रहे हैं अतः मकान बनाने में लकड़ी के स्थान पर क्या क्या सामग्री काम में ली जा रही है। अगर जंगल कम होगा तो लकड़ियाँ भी कम होगी तो उसका उपयोग कैसे करते होंगे। तो मकान बनाने के लिए लकड़ी के स्थान पर अगर जंगल कम होगा तो लकड़ी के स्थान पर हम पत्थर, ईंट, कंक्रीट आदि सामग्री का उपयोग करके काम में लेकर मकान बना सकते हैं। अब अपने पास आगे है नया पैराग्राफ, पहाड़ी क्षेत्रों के मकान। जो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनका मकान कैसा होता होगा। तो हमारे देश के राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं, पहाड़ी वाले राज्य हैं। यहाँ पर बर्फ अधिक गिरती हैं और यहाँ के मकानों की छतें भी
ढलान वाली होती हैं। जैसे ये पहाड़ी क्षेत्रों के मकान कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे दोनों तरफ ढलान युक्त छतें होती हैं। अगर इनके ऊपर बर्फ या पानी इकट्ठा हो तो वो आसानी से नीचे फिसल कर आ सकें। यहाँ पहाड़ी वाले क्षेत्र घर की छतें ढलवा क्यों बनाई जाती हैं? तो पहाड़ी क्षेत्रों के जो मकान हैं वह बर्फ एवं बरसात अधिक होने के कारण यहाँ की छतें ढलवा बनाई जाती हैं, जिससे बर्फ तथा बरसात का पानी छत पर टिके नहीं। दूसरा है कि ये मकान जो पहाड़ी क्षेत्रों के हैं हमें सर्दी गर्मी में कैसे बचाते हैं? तो ये सर्दी गर्मी में बचाने के लिए इनके मकानों में आग जलाने की अलग से व्यवस्था होती है एवं और इनके मकान लकड़ी के बने हुए होते हैं और लकड़ी पर सर्दी गर्मी का प्रभाव कम पड़ता है। अब सर्दी गर्मी का प्रभाव कम कैसे पड़ता है कि ज़्यादा सर्दी होगी तो लकड़ी ठंडी कम होती है और ज़्यादा गर्मी होगी तो लकड़ी गर्म कम होती है। इस प्रकार से उनका प्रभाव कम रहता है। अब आगे हैं बर्फ के मकान। अब आपने लकड़ी के मकान देखे, सीमेंट ककरी के मकान देखे, आरसीसी की छत देखी। अब हैं बर्फ के मकान जिसे इग्लू कहते हैं। अभी आपने देखा कि मकान बनाने के लिए पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, लोहा आदि सामग्री का उपयोग किया जाता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ ये सामग्री आसपास कहीं भी नहीं मिलती हैं और वहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ होती हैं। वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। जो लोग रहते हैं वे भी बर्फ का घर बनाकर नीचे एक बर्फ से बने मकान का चित्र दिया गया, उसे इग्लू कहते हैं। बर्फ के मकान में रहते हैं। जिसे देखिए चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और चारों तरफ जब बर्फ ही बर्फ है तो लोग ये देखिए ये बर्फ का मकान बनाया हुआ है और इस बर्फ के मकान को क्या कहते हैं? इग्लू। अब यहाँ पर सीमेंट, लकड़ी, बजरी कुछ नहीं है तो बर्फ का ही घर बना दिया। अब हमने इस पाठ में क्या जानना है और क्या समझा है उसके बारे में कुछ प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। अब पहला प्रश्न है, आपके मकान में दीवारों को बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री का उपयोग हुआ है? तो हमारे जो मकान है उनकी दीवारों को बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, कंक्रीट, सरिया व बजरी का उपयोग हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए मकान में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? तो हमारा जो स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए मकान में दरवाजे एवं खिड़कियां आमने सामने होने चाहिए, जिससे रोशनी के साथ साथ शुद्ध हवा का भी आवागमन हो। अब प्रश्न संख्या तीसरा, आपके आसपास के क्षेत्रों में किसी को मकान बनाना है तो उसे किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? तो हमारे आसपास के क्षेत्रों के मकान बनाने के लिए उन्हें लोहे का सरिया, ईंट, पत्थर, कंक्रीट, सीमेंट, बजरी आदि का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे मकान बहुत मजबूत बनता है। अब प्रश्न संख्या 4, ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि आप अपने घर में बैठे हैं तो आपका घर आपकी माताजी, पिताजी, भाई, चाचा जी आदि, दादाजी आदि ने बनाया होगा, मगर आप खुद जब बड़े होंगे तब अपना घर कैसे बनाओगे? अपने सपनों का एक घर देखिए, सोचिए कि आप आपके सपनों का घर आप किस प्रकार से बनाना चाहेंगे और कैसा बनाना चाहेंगे।
तो हमारे सपनों का जो घर होगा वो कैसा होगा? उसमें सभी सदस्यों के लिए अलग-अलग कमरा होगा। उनमें मेहमानों के बैठने के लिए स्वागत कक्ष भी होगा और मेहमानों के ठहरने के लिए पृथक कक्ष भी होगा और एक बड़ा रसोई घर होगा। बाथरूम की प्रत्येक कक्ष में व्यवस्था होगी और हमारे घर में वाहन खड़ा करने के लिए एक गैरेज होगा। गैराज का मतलब होता है पार्किंग और घर के बाहर एक बरामदा होगा और घर में धूप और प्रकाश, हवा पूर्ण मात्रा में आवागमन उनका होता रहे, उनकी व्यवस्था हो जैसे खिड़कियां, दरवाजे आदि। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। जय हिंद, जय भारत।